अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ईंट और पत्थरों से एक मकान खड़ा होता है, लेकिन इस मकान को घर बनाने में परिवार के सदस्यों का योगदान अहम हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते धूप छांव की तरह होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में घर के आंगन को खुशियों की महक से भर देते हैं। लेकिन इन बनते बिगड़ते रिश्तों को अगर वक्त रहते ना संभाला जाए तो ये परिवार की नींव को हिलाना शुरू कर देते हैं और एक खुशहाल परिवार की दीवारें कमजोर पड़ने लगती है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की कहानी यूपी के एक ऐसे ही परिवार की है जहां रिश्तों ने अपनी परिभाषा ही बदल कर रख दी। लो, आ गए नवाब साहब। शहर का मुआयना करके खाएंगे आप खाना। ये मेरा घर है और यहाँ पे मैं जब चाहूं तब आ जा सकता हूं। आपको कोई तकलीफ भाभी? बहुत चुप हो जाओ। हाँ हाँ पापा जी, अब हमें ही चुप कराइएगा। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं। घर आपका है, बेटा आपका है, हमें क्या, हम तो नौकर है इस घर की। सुबह से लेकर शाम तक बस सेवा ही करने के लिए आई हूँ। बस किसी को कुछ बोलो ही मत। हाँ, मत बोलिए। ये मेरे भी बाप का घर है, समझिए आप? घर है तो घर की जिम्मेदारी उठाना भी सीखो। एक तो इतने बड़े हो गए हो, काम वाम कुछ करते नहीं। तुम्हें पता है ये खाना कहाँ से आता है? मैं अपने बाप का खाता हूँ, आपका नहीं। और एक दिन बाप को भी खा लेना। बड़े भाई और भाभी से कैसे बात करते, वो तो तुम्हें आता नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 1 साल बचा है मेरी सरकारी नौकरी में, इसके अंदर कुछ कर लो, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इस घर से मैं तुम्हें। अब तो मेरे खाना खाने पर भी इन लोगों को दिक्कत होने लगी है। मतलब मैं करूं तो करूं क्या? तुम्हारे भैया और भाभी तो तुम्हें इस घर से निकाल देना चाहते हैं। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं वो लोग। ये घर ना मेरे दादाजी का है और उस पे हम सबका हक है। देखता हूँ ये भैया और भाभी मुझे यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो क्या सोचा, तुम क्या करोगे? करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। इतने पैसे बनाऊंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है जय, सिर्फ अपना दिमाग चलाना शुरू करो। करता हूँ तुम्हें बाद में फोन। जय, थाली फेंक दी। ये खाने का अपमान होता है। खाना खाने देना कौन चाहता है मुझे? आप सब लोग तो ये चाहते हैं ना कि मैं घर से निकल जाऊं। कोई नहीं चाहता तू निकल जा। बेटा, हमें खुशी नहीं होती तुझे जान के तेरा भाई कमा नहीं था, उसकी बीवी दिन भर घर में काम करती है, इसलिए वो हुकूमत चलाती है। मेरी सरकारी नौकरी 1 साल की, उसके बाद कौन देखेगा मुझे? विजय और उसकी वाइफ ना। तू कुछ करता नहीं, सेटल नहीं हुआ। तू कुछ काम क्यों नहीं शुरू कर देता, जिससे इन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे? पापा, मैं कोशिश कर तो रहा हूं ना। एक बार मुझे मौका तो मिले कम से कम। ये ले, खाना खा ले। पापा मुझे नहीं खाना। नहीं खाना पड़ेगा।
खाना पड़ेगा तुझे, ऐसे भूखा नहीं सोएगा तू। तेरी माँ होती तो तुझे भूखा सोने देती। कहते हैं माँ बाप के प्यार में माँ की ममता तो दिख जाती है, लेकिन बाप का प्यार सामने दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि बाप अपने बच्चों से माँ की तुलना में कम प्यार करता है। राम प्रसाद अपने बड़े बेटे विजय से जितना खुश है, उतना ही दुखी वे अपने छोटे बेटे जय के निकम्मेपन की वजह से है। जय काम करना नहीं चाहता और राम प्रसाद चाहते हैं कि वो भी अपने बड़े भाई की तरह कुछ काम करे, घर की जिम्मेदारियों में अपना योगदान दे। लेकिन जय का ध्यान अपने पिता की सलाह पर कम और उनकी प्रॉपर्टी पर ज्यादा लगा हुआ था। क्या हुआ? दिन भर काम करते करते मेरी हालत खस्ता होते जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता, आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो क्या इस घर की नौकरानी बनाकर? तो फिर एक नौकरानी रख लो ना। किसी ने मना किया? आपके बाबूजी ने और किसने? उनको तो बस अपने बहू के ही हाथों का खाना चाहिए। सुनो, मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना जय की शादी कर दी जाए? घर में बहू भी आ जाएगी और जय को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो जाएगा और तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। और वैसे मैंने एक लड़की देख रखी है, बड़ी सीधी है। आप पापा जी से एक बार बात करके देखिए। वैसे भी उस निकम्मे से अपनी बेटी की शादी कराएगा कौन? हम तो पापा जी पे एहसान ही करेंगे। वाह, कितना ब्यूटीफुल नेकलेस है ये। ब्यूटीफुल तो है, लेकिन तुम्हें पता है हमसे ज्यादा नहीं है। अच्छा मुझे बात तो बताओ, तुम कमाते तो हो नहीं, लेकिन रोज मेरे लिए ऐसे खूबसूरत तोहफे लेकर आते हो। तुम पैसे कहाँ से लाते हो? अरे मुझे कमाने की क्या जरूरत है? मेरे पापा है ना, उनका मैं छोटा लाडला बेटा हूँ, वो मुझे देते हैं पैसे। देखो कभी कभी मुझे पता है भैया भाभी के सामने डांट देते हैं, लेकिन प्यार मुझसे सबसे ज्यादा करते हैं वो। पर ये तुम्हारा वहम है। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पापा तुम्हें सिर्फ प्यार ही देते और तुम्हारे भैया भाभी को सारी प्रॉपर्टी। कहाँ थे दिन भर? दोस्त क्या था? पता है कौन सा दोस्त क्या थे? आपका मुझसे बहस करे बिना खाना कम नहीं होता क्या? मतलब जब भी मैं घर पे आता हूँ कोई ना कोई टॉपिक उठाकर मुझ पर चिल्लाना आपका और भैया का रोज का काम बन चुका है। चिल्लाएंगे, रोज चिल्लाएंगे, वरना आवारागर्दी करना बंद कर दो। वैसे भी मैंने और विजय ने फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं। शादी? ये शादी की बात अचानक कहां से आ गई? आ गई। शादी होगी, पत्नी घर में आएगी, बीवी को देख के कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास होगा, काम करोगे। बहुत हो गया, अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना घर में मुफ्त की रोटियां तोड़नी बंद करो। अब आप जानते हैं ना कि मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ। उस 2 कौड़ी की लड़की का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग से गया नहीं अभी तक? वो लड़की हमारे इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। पायल से शादी करनी है तो अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ, वरना जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। आई बात समझ में? सुनिए, खाना खा लीजिए। क्या ये सोयाबीन? तो मैं नहीं पता, मुझे सोयाबीन की सब्जी नहीं पसंद।
मैं उठाओ उसे, लेके जाओ यहाँ से। मैं अभी जाके आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूसरी सब्जी नहीं, एक काम करो, जहर ले आओ और खिला दो मुझे। फोन कहाँ है मेरा? वो यही कहीं तो था। मैं अभी 2 मिनट में ढूंढ देती हूँ। 1 मिनट। वो पैंट कहाँ है जो कल रात पहनी थी मैंने? मुझे याद है मैंने फोन उसी में रखा था। कहाँ है वो? वो पैंट तो मैंने भिगो दी, खराब हो गई थी इसलिए। एक बात बताओ, तुम क्या पागल हो? अरे उसमें देख नहीं सकती थी कि फोन है या नहीं? ना जाने किस पागल को मेरे पापा ने मेरे सर मर दिया। अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम थी जो तुम मेरे और सर आ गई। और तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हटे यहाँ से। सुनो ना, मेरी बात एक बार समझने की कोशिश करो। क्या सुनो? कुछ बचा भी है अब सुनने के लिए? ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सका पायल। मौज करो मुझसे और शादी करो किसी और से। तुम्हारी तो अच्छी खासी ऐश कट रही है जय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना बीवी के पास। शादी नहीं, ये समझ लो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हें पता है भैया और भाभी ने जानबूझ के मेरे साथ ये सब किया है। एक गवार लड़की को मेरे गले डाल दिया। ये सब तुम्हारे भैया भाभी की चाल है। तुम तो कमाते हो नहीं। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी पे ना ही तुम्हारा और ना ही वो तुम्हारी बेवकूफ बीवी का हक है, और ना ही तुम अपना हक जता सकते हो जय। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमसे दूर भी तो नहीं रह सकता। तुम्हारे बाप के पास घर है, जमीन है, वो ऑफिस, वो सब कुछ, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला जय। पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अपनी भाभी की नजरों में उठ भी जाओगे और तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा अपनी बेवकूफ बीवी से। कैसा तरीका? तुम्हारे बाप की सरकारी नौकरी खत्म होने में कुछ ही वक्त है ना? हाँ तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो जाए या हत्या। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भले ही मेरे पापा मुझे डांटते हैं सबके सामने, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक काम करते हैं ना जय, अगर तुम्हारा बाप तुमसे इतना ही प्यार करता है तो पैसे ले लो उनसे, कर लो कोई बिजनेस, देखते हैं। तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे देता है या तुम्हारे भाई पर लुटाता है? चीयर्स। माँ बाप हमें कितना प्यार करते हैं इसे कभी पैसों से तुलना करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जय ने कुछ ऐसी ही सोच अपने अंदर बना ली। जय के पिता उसे कितना प्यार करते हैं ये अब उस बात से तय होना था कि जय के पिता उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देते हैं या फिर नहीं। अरे क्या हुआ, आज इतना मूड उखड़ा हुआ क्यों है? इधर बिजनेस में कुछ दिनों से बहुत लॉस चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोच रहा हूं कि पापा से कुछ पैसे उधार ले लूं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। जब पापा के पास इतने पैसे हैं तो मांगने में दिक्कत ही क्या है? और हाल ही में उन्होंने अपनी गांव की जमीन बेची है तो उनके पास पैसे तो होंगे ही। लेकिन कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? मना क्यों करेंगे? उनके दोनों बेटों में से आप ही हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं, और फिर आपकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? उस निकम्मे जय की, इससे पहले कि वो निकम्मा जय सारी जायदाद बेच के खा जाए। अब जल्दी से पापा से बात कर लीजिए, ठीक है? यस दैट विल बी डन। हाँ 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 जी जी जी। हाँ पापा
ओके ठीक है। पापा बोलो। वो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्यों? वो मैं अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। पहले कितने बिजनेस शुरू कर चुके हो? कुछ हुआ? कितने पैसे बर्बाद कर चुके हो तुम? और कितने पैसे बर्बाद करना चाहते हो? अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं होती और इस पुरखों का घर नहीं होता तो रोड पे आ गए होते हम। पापा बस आखिरी बार, मैं इस बार आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और कितनी बार? पापा बस ये आखिरी बार, मैं इस बार आपके पैसे नहीं डुबाऊंगा। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए पापा, प्लीज एक आखिरी बार। सुनो, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब जो कुछ करना है अपने दम पे करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, जो कुछ करना है करो। मुझसे उम्मीद करना बंद कर दो। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पापा तुम्हें सिर्फ प्यार ही दे देंगे और तुम्हारे भैया भाभी को सारी प्रॉपर्टी। देखते हैं तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे देता है या तुम्हारे भाई पर लुटाता है। पापा। हाँ बेटा बोल। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया ना, अगर आप थोड़ी हेल्प कर देते तो। कितने पैसे चाहिए? 20 लाख। बेटा मैंने गांव की जमीन बेची है, पैसे मेरे सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तुझे नुकसान नहीं हो, चेक दे देता हूं तुम्हारे को, ये ले। थैंक यू पापा। इट्स ऑल राइट। खुश रहो। तुम सही थी पायल, मेरा बाप मुझे पैसे नहीं देगा। हाँ, मेरा अपना बाप। और मैं जानता हूं कि वो आने वाले दिनों में भी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को ही देगा। मेरे घर वालों ने मेरे साथ मिलकर साजिश की है ना, और मेरा भाई अपने आप को बहुत चालाक समझता है, बहुत। अब मैं बताता हूं कि चालाकी कहते किसे हैं। मैंने फैसला कर लिया है। 20 लाख रुपए की जरूरत थी विजय को, मैंने उसे दे दी विमला, लेकिन मन बहुत घबरा रहा है। जय को भी पैसों की जरूरत है। कई बार मैंने उसकी मदद की, कई बार उसे पैसे दिए, लेकिन हर बार उसने पैसे डुबो दिए। कितनी बार मैं उससे मदद करूं। बहुत चिंतित हूं मैं उसे लेकर, ना जाने लड़का क्या करेगा। तुमने सब कुछ ठीक से प्लान तो किया ना? हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसे करते जाना, ठीक है? हाँ हाँ, टाइम पे हूँ। एक खून करना है। 5 लाख। मैं 5 लाख रुपए उसे दे रहा हूं, पर ये आखिरी मौका होगा। अब तो तुम खुश हो ना? अभी 1 लाख रुपए हैं, बाकी के 4 लाख काम होने के बाद। मारना किसको है? हो जाएगा। जय बहू। जी पापा जी। जय नहीं आया? नहीं पापा जी, अभी तक तो नहीं आए, बस आते ही होंगे। कोई काम था आपको उनसे? हाँ बहू, उसके लिए कुछ पैसे निकाले थे मैंने। ये 5 लाख रुपए हैं। ये किस लिए पापा जी? बेटा वो जय है ना, उसको नया बिजनेस शुरू करना था, उसके लिए है। एक मिनट, तुम उसको मत बताना,
कल सुबह मैं खुद उसको बता दूंगा। ठीक है? ठीक है पापा जी। मन में बैठ चुकी बात इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगती है। फिर आवेश में आकर इंसान ऐसा कोई कदम उठा लेता है जिसके बाद उसके पास पछताने के सिवा कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता। जय भी आवेश में आकर ऐसा ही कोई कदम उठाने जा रहा था, लेकिन सवाल यह था कि जय के इस आवेश का शिकार आखिर कौन होने वाला था। नीतू, जी कहिए ना। आज नींबू पानी पीने का मन है। हाँ बस अभी बना देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। हाँ बस निकलता हूँ। लीजिए। खाना लेके आओ मैं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब खीर खाएंगे आप? बहुत अच्छी बनी है। एक बार बोला ना भूख नहीं है, समझ नहीं आता। मुझे अभी कहीं बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, चाकू को फोरेंसिक में। ओके सर। क्या हुआ था कल रात को? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सब तो सो रहे थे, लेकिन जब नीतू पापा के रूम में आई तो अचानक से। देखिए, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। इसका मतलब घर का ही कोई मेंबर होगा, या फिर ऐसा कोई आदमी जो घर में आसानी से आ जा सकता है। एक ही तो है इस घर में जिसे बाबूजी के मरने के बाद चैन मिलेगा। तुम चुप रहो सरिता, कुछ भी बोलती रहती हो। इंस्पेक्टर साहब, उनका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि किसने किया। ठीक है, हमें आप सबके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। फिंगरप्रिंट्स? हम सबके? आपको हम पे शक है? देखिए, पुलिस का काम ही होता है शक करना। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि तफ्तीश के लिए आप लोग के फिंगरप्रिंट्स जरूरी हैं।
मेरी अर्जी सरकार तक पहुंचा दीजिए मोहन बाबू। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं अनाथ हूँ। फिर इस दुनिया में और उनके बाद ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि मेरे नौकरी नहीं मिली ना तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। आपका काम हो जाएगा बेटा। मृतक आश्रित होने के कारण आपको आपके पिता के विभाग की सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस ये अर्जी आगे बढ़ाने के लिए साहब लोगों की जेबें गर्म करनी होगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हो जाएगा। जी, आपको जितने भी पैसों की जरूरत है, जो भी चाहिए, मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा ये काम करवा दीजिए। तो जाइए, आप सब खुशियां मनाइए। सरकारी नौकरी समझ लो मिल गई आपको। अच्छा जी मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पिता के खूनी का पता चल चुका है। अगर खूनी का पता चल चुका है इंस्पेक्टर साहब, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए और उसे पकड़िए। हम उसे ही गिरफ्तार करने यहाँ आए हैं। यहाँ? इस घर में? यहाँ कौन है? ये है आपके पिता के खूनी। इंस्पेक्टर साहब, आपसे जरूर कोई भूल हुई है। मैंने ऐसा नहीं किया। जय, तुम सुन रहे हो ना? मैंने पिताजी का खून नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। नीतू ऐसा काम नहीं कर सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। और आपके पास क्या सबूत है कि नीतू ने पिताजी का खून किया है? देखिए, हमें जो चाकू मिला था उस पे इनके फिंगरप्रिंट्स मिले, और अब आगे जो कुछ भी होगा वो अदालत तय करेगी। तो उंगलियों के निशान किसी और के भी हो सकते हैं। देखिए, फॉरेंसिक से जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इनके फिंगरप्रिंट्स मिले। हमें इन्हें लेके जाना होगा। लेके चलो इन्हें। आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, Cheers. आज नींबू पानी पीने का मन है। हाँ, बस अभी बना देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है जय। अब तो तुम्हारे अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पायल? आज जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से तो है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। साहब, अगर आपका जश्न मन गया हो तो मेरे बाकी के 4 लाख भी दे दो। याद है ना? भाई, अभी नौकरी मेरी नहीं लगी है। एक बार 1-2 दिन में मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। 1-2 दिन में अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो आपके जश्न को मैं मातम में बदल दूंगा। एक बार आप मेरी बात। फोन काट दिया। तुम्हारी रिलैक्स।
अरे मोहन बाबू, आप इतनी सुबह सुबह? कुछ खुशखबरी सुनाइएगा। खुशखबरी ही है जय बेटा, मिठाई खिलाओ मिठाई। आपका काम हो गया, आपके पिताजी की जगह सरकारी नौकरी आपको मिल गई। क्या खुशखबरी सुनाई है आपने मोहन बाबू? बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। सरकारी नौकरी मिल गई है मुझे, सरकारी नौकरी। अब देखता हूं कौन निकालता है मुझे पुश्तैनी घर से। मोहन बाबू, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पायल, एक बार मुझे सिर्फ इतना बताओ जय, अपनी बीवी को तलाक देकर तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? तुम एक बार माहौल को ठंडा तो होने दो। पायल, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एक बार मेरी तरफ। जय, अब तुम्हारी नौकरी भी लग चुकी है, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? देखो मेरी जान, एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो, ठीक है? जितना ये आसान तुम्हें लगता है उतना ये है नहीं। अगर एक बार सोचो, भैया भाभी को अगर कहीं शक हो गया तो? जय, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बस। पायल, एक बार छोड़ो जय। जय? नहीं, जय तो घर पर नहीं है। आप कौन? कब तक आएगा? मुझे नहीं पता। क्या काम था? कुछ नहीं, बस पर्सनल कुछ था। आएगा तो कहिएगा कि फोन उठा ले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? लेकिन आप है कौन? बता दीजिएगा बस। कौन था? पता नहीं, कोई जय को पूछ रहा था। पापा जी के जाने के बाद जय के बिहेवियर में काफी बदलाव आए हैं। और वैसे ये जो आदमी मिलने आया था वो भी देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। कह रहा था कि जय को प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसी कौन सी बात है जो जय को प्रॉब्लम हो सकती है? मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि पापा जी के जाने के बाद जय के चेहरे पे कोई अफसोस नहीं है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी नीतू जेल में बंद है, वो अब तक उसे मिलने नहीं गया। आपको क्या लगता है पापा जी का खून नीतू ने ही किया होगा? यह है तुम्हारा घर पायल, और कुछ ही वक्त में तुम और मैं इसमें दोनों हम साथ में रहेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा जय, इतने बड़े घर में रानी बनकर रहूंगी। तेरे सारे सपने पूरे हो गए जय। अभी एक और सपना पूरा होना बाकी है पायल जी। मेरे बाप की कातिल को आप यहाँ लेके क्यों आए हैं? ले जाइए इसे यहाँ से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम्हारे बाप की कातिल तुम्हारी बीवी नीतू नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिना गवाह बिना सबूत के आप किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा देंगे? चिल्लाओ मत, सबूत और गवाह दोनों साथ लेकर आया हूं। लेके आओ उसे। ने जय का कॉल रिकॉर्ड चेक किया है और उसमें तेरे नंबर से कई कॉल आए हैं। हाँ, जय मेरा दोस्त है। अच्छा, जिस रात को उसके बाप का कत्ल हुआ उसके एक दिन पहले तेरी जय के साथ दोस्ती शुरू हुई और अब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। देख, सारी बात सच सच बता,
वरना पुलिस स्टेशन लेके गया ना तो हमारे पूछने का तरीका तुझे अच्छे से पता है। चल बोल। मानना मत सर, मैं बताता हूँ। जय के बाप को मैं नहीं मारा है। इस काम के वो मुझे 5 लाख देने वाला था, मगर उसने दिए सिर्फ 1 लाख, बाकी के पैसे वो नहीं दे रहा है। तो पायल और जय, तुम दोनों ने मिलकर अपने बाप को मारने का प्लान बनाया। अब आगे की सच्चाई अपने मुंह से कहोगे या फिर तुमने पापा को मारा? तुमने जय? अरे ऐसा क्यों किया तुमने? हर बार वो तुम्हारी मदद करते थे, सिर्फ तुम्हारी। तुमने पैसे मांगे तो तुम्हें दे दिए, मैंने पैसे मांगे तो मुझे ठेंगा दिखा दिया। कब तक बर्दाश्त करता मैं ये जिल्लत? अरे कब तक? इसलिए मैंने फैसला कर लिया था। आज नींबू पानी पीने का मन है। अपने पापा के साथ साथ मैं इस पागल बीवी से भी छुटकारा पाना चाहता था, तो इसीलिए बनाया मैंने प्लान। प्रॉपर्टी, पैसा, नौकरी, सब कुछ चाहिए था मुझे, सब कुछ। लेकिन अपने बाप का कत्ल करके तुम्हें क्या मिला? ये प्रॉपर्टी और पैसा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिली मेरे बाप की सरकारी नौकरी। रोज रोज इस घर में ताने सुन सुन के मैं पक चुका था। निकम्मा हूं, नालायक हूं, काम नहीं करता, घर पे बैठ के रोटियां तोड़ता हूं। बस मैंने नौकरी पाने के लिए ये सब प्लान बनाया। एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाने के लिए आपने आपके पिताजी का खून कर दिया। आज पता चल रहा है कि आप कितने गलत इंसान हैं। आपको पता है, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। आपका बिजनेस शुरू करने के लिए उस शाम वो मुझे 5 लाख रुपए देकर गए थे, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको वो पैसे ना दूं, क्योंकि अगली सुबह वो खुद आपको आकर ये पैसे देने वाले थे। आखिरी बार उन्होंने आप पर भरोसा किया। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहते थे, और आपको तो सुबह तक का भी इंतजार नहीं था। और अफसोस की बात ये कि आप आपके पिताजी को आज तक समझ ही नहीं पाए। पायल जी, अच्छा दिमाग लगाया था आपने। तुम दोनों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पायल जी, आपको और जय तुम्हें तुम्हारे बाप के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपको समझ नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज के इस केस ने न केवल रिश्तों के मायने बदल के रख दिए, बल्कि पिता पुत्र के बीच के संबंधों को भी शर्मसार कर दिया। जहां एक बाप अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होने की ख्वाहिश रखता था, वहीं उसका बेटा अपने पिता की लाश पर अपना भविष्य सुनहरा बना रहा था। तो उसे अपने पिता का खून करके नौकरी ना लेनी पड़ी। जय ने अगर एक बार भी अपने पिता के दिल के अंदर झांक कर देखा होता, तो शायद उसे अपने पिता के अंदर छुपा एक संवेदनशील बाप दिखाई देता, जिसकी डांट फटकार में भी अपने बेटे के लिए भलाई छुपी थी। और शायद जय अपने पिता की इतनी निर्ममता से हत्या ना करवाता। माँ बाप की डांट फटकार, उनकी हमारे प्रति चिंता कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होती है, हमारे भले के लिए होती है। हमारा भविष्य संवर जाना यही उनका स्वार्थ होता है, और हमारे माँ बाप के इस स्वार्थ को हमें पहचानने की जरूरत है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।